भारत में गरीबी। आज का मेरा ये विषय है कि मैं भारत में गरीबी क्यों है, इस विषय पे मैं क्या विचार रखता हूँ। भारत में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है कि ग्रामीण इलाकों के लोगों का रोजगार युक्त न होना भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में गांव के लोगों की है। शहर में ज़्यादातर सभी लोग एम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं एंड बहुत सारी स्किल्स सीखने के लिए होती हैं। और वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादातर पैसे वाले लोगों की होती है और वो लोग जॉब भी दे देते हैं, जैसे तैसे छोटा बड़ा जो भी हो, जॉब करने के लिए वहाँ पे मिल जाता है। और गांव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वहाँ पे मतलब गांव की अपेक्षा ज़्यादा अमीर लोग शहर में रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ की सुख सुविधाएं जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और लग्जरियस होती हैं गांव की अपेक्षा। गांव में सभी चीज़ें नेचुरल होती हैं, बट आजकल का इंसान पैसों की बदौलत इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है कि वो पैसों के प्रयोग से बहुत सारे लग्जरियस हाउस, लग्जरियस कार्स, बहुत लग्जरियस स्विमिंग पूल, लग्जरियस मतलब होटल वगैरह, भोजन से लेके सोना, खाना पीना, घूमना फिरना, हर एक चीज़ ऐसे बना दिया पैसों की मदद से कि वो प्राकृतिक चीज़ों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो शहर वाले लोग गांव की अपेक्षा ज़्यादातर अमीर ही होते हैं, बट गांव के लोग जो होते हैं वो गरीब होते हैं। और गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है कि गांव के लोगों के पास जो पैसे कमाने का ज़रिया होता है वो होता है थोड़ा बहुत कुछ काम। और ज़्यादातर अगर गांव के लोग अमीर हो पाएँ तो उसका केवल एक ही आधार है कि वो या तो सरकारी नौकरी पर हो या फिर कोई एक बड़ा बिजनेस हो जो करीबन 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच से शुरू किया गया हो और उस पे कंटिन्यू और मतलब काम किया जाए जिससे कि थोड़ा प्रॉफिट हो। बट गांव में बहुत ही कम सफल बिजनेसमैन बन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं है। और पैसे न होने का सबसे प्रमुख कारण है कि भारत के जो ज़्यादातर गुलाम बनाए गए लोग हैं वो आजकल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा गुलाम बनाए गए थे। और जो गांव के लोग हैं वो लोग ज़्यादातर जाति प्रथा के कारण थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्योंकि गांव के लोगों में ही सबसे ज़्यादा जातिवाद अभी भी सन 2000 मतलब सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले भी जातिवाद था, पर संविधान के आने की वजह से छुआछूत और अस्पृश्यता, अछूत वगैरह जो ये माइंडसेट था सबका ख़त्म हो गया था और जातिवाद धीरे धीरे बहुत ख़त्म हो चुका था। पर भारत के अब के लोगों में आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये 2025 में बात कर रहा हूँ और आज भी जातिवाद बहुत ज़्यादा है। तो जातिवाद आज भी ख़त्म नहीं हुआ है और जातिवाद के कारण ही भारत में सबसे ज़्यादा गरीबी हुई है, क्योंकि जातिवाद की वजह से जो उच्च जाति के लोग थे सारा धन संपत्ति केवल उन्हीं के पास था और पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास धन संचय का अधिकार नहीं था, जिसकी वजह से उनके पास ज़मीन, पैसा और बहुत सारी शिक्षा की सुविधाएं जो हैं वो हमेशा से ही कम मिलती आई हैं। इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं हमेशा से ही पीछे रहते हैं और शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ना इनमें शिक्षा की कमी की वजह से इनमें एकता नहीं रहती है और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रहता है। और इसीलिए वो छोटी छोटी बातों के लिए, जिन बातों को हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमारा एक्चुअल जो उद्देश्य हमारे जीवन का ये होना चाहिए कि हम लोग शिक्षित होकर के पढ़ लिख के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए 3 मूल मंत्रों के आधार पर चलना चाहिए कि हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षित होना और संघर्ष करना और एकत्रित होना, एकता में होना। हम लोग तो बहुत लगभग 70 से 80% शिक्षित हो गए हैं और संघर्ष भी करते हैं। हमारे अंदर संगठन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमने अभी तक संगठन का अर्थ ही नहीं समझा है। हमारे अंदर 1% भी संगठन का जो आधार होना चाहिए वो नहीं आया है। हम लोग अपने घर में ही लड़ाई करते रहते हैं, अपने भाइयों से ही लड़ाई करते हैं, तो संपूर्ण समाज में रहने वाले लोगों को कहाँ से एकत्रित करेंगे। ना भाई बहन की पड़ती है, ना भाई भाई का पड़ता है, ना भाई माँ बाप से पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, वो अपने परिवार में ही ढंग से नहीं अच्छे से रह पाते, तो संगठन क्या खाक बनाएंगे। और यही सब हम लोगों के फूट का कारण है कि हम लोग किसी तरीके से अगर धन संचयन करते हैं तो हमारा धन हमेशा इसी बंटवारे की वजह से बढ़ जाता है और हम लोग खंडित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का
जो धन का जहाँ पे समावेश करके एक अमीर होने का जो आधार बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी यही समस्या है कि धन और गरीबी, अमीरी ये सब डिपेंड करती है एकता पे, शिक्षा पे और समय पे। किसी नौकरी को पाकर हम लोग अमीर हो सकते हैं, पर हम लोगों के जो निचले वर्ग के समाज के लोग हैं, इन लोगों में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना कोई शिक्षा है, ना ज्ञान है, और ना ही यहाँ के बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के लोग, लड़के, अनुसूचित जाति के लड़के आज भी नहीं समझते हैं बाबा साहब के संघर्षों का, उनके बच्चों के बलिदानों का कोई अर्थ नहीं निकल पाया है कि हम लोगों ने उनके बलिदानों को, वो हमारे भगवान समान है, उनके बलिदानों का हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। और हमारे समाज के लड़के सुबह शाम सिर्फ खेल करने में व्यतीत रहते हैं, खेल कूद में हमेशा लीन रहते हैं, और वो अपने विकास को, अपने समाज के कल्याण के बारे में तनिक भी नहीं सोच पाते हैं कि नहीं, हमारा समाज है, सबसे ज़रूरी चीज़ है जीवन में स्वार्थी होना। और हमारे समाज के लोग स्वार्थी हैं ही नहीं कि हम लोग पहले अपना विकास करें। हम लोग सबसे उच्च समाज के लोगों की जो श्रेणी है, जो जिसमें वो लोग जी रहे हैं, उसमें आने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे समाज के लड़के उस लेवल तक पहुंच जाएं कि नहीं, हम लोग उच्च श्रेणी के लोगों के साथ उठना बैठना, उनके हाथ में जो सिस्टम है उनके हिसाब से तुम्हारे हाथ में जब तक सिस्टम ना जाए तब तक हमें संघर्ष करना है। कि जब तक हम लोग कुछ ऐसा सामान्य श्रेणी में ना आ जाए तब तक हमें संघर्ष करते रहना है। ये वाली विचारधारा हमारे समाज के लड़कों में है ही नहीं ना। गरीबी का सबसे प्रमुख जो कारण है वो है हमारे अंदर शिक्षा और धन का ना होना। शिक्षा हमारे हाथ में है, भले ही धन हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में शिक्षा है। और बाबा साहब ने गरीबी को दूर करने के लिए पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आगे ले जाने के लिए आरक्षण जैसा एक हथियार दिया था, ताकि वो लोग कुछ नंबर, कुछ योग्यताओं में कमी जब हो और आरक्षण उनके पास हो, तो उन कमियों से दूर होकर के वो उन्हें थोड़ा सा, एक होता है आधार, पीछे से थोड़ा सा हिस्सा जो उनको उत्प्रेरक का काम करके उनके विकास को, उनके कमी को छिपा करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किंतु बाबा साहब के जो आरक्षण का जो नियम था वो आजकल के जो लोगों में, मतलब उच्च जाति के उच्च जाति के लोगों ने उस आरक्षण को इतना कमज़ोर बना दिया है कि उस आरक्षण से आजकल का जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। आरक्षण इतने वर्षों तक हम लोगों ने लिया, पर आज भी समानता 20% भी नहीं आ पाई है। न पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी नौकरी पर नहीं आ पाए हैं और नहीं समान श्रेणी में आ पाए हैं। वो लोग मिडिल क्लास, क्या लोअर मिडिल क्लास तक के लोगों में भी बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, इतना आरक्षण देने के बाद भी, इतने वर्षों तक आने के बाद भी। मैंने संविधान पढ़ा है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके बारे में मैंने यूट्यूब से काफ़ी ज्ञान लिया है। मैंने ज़्यादातर राजनीतिक ज्ञान लिया है काफ़ी, और मैंने मतलब अपना तर्क इतना ही संश्लेषित करके, मतलब निर्माण करके, सोच करके तैयार किया है कि भारत में आरक्षण यदि हटा दिया जाए, ठीक है, कि आरक्षण को हटा दिया बिल्कुल ना, तो जनरल जाति के लोगों को थोड़ा सा भी दिया जाए, ईडब्ल्यूएस भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ईडब्ल्यूएस नाम कोई चीज़ न रहे, ना अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया जाए, 1% न दिया जाए, ना पिछड़े जाति के लोगों को दिया जाए, ना अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाए। केवल इतना किया जाए कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जाति के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इन लोगों का जो आय है पिछले वर्षों में, पूरे साल का वर्ष से निकाला जा सकता है कितना आय होता है। इन सब का प्रॉपर विश्लेषण करके इतना निष्कर्ष निकाला जाए कि गरीबी इनके पास कितनी है। उनकी गरीबी को देख करके हर एक घर में जो ज़रूरतमंद हो, उनके घर में केवल एक सरकारी नौकरी दी जाए, जो चाहे एसएससी की हो या रेलवे की हो या यूपी पुलिस की हो या किसी भी यूपी पीसीएस की हो, यूपी SSSC की हो, जो मतलब निम्न स्तर की भी हो चलेगा, पर उनका वेतन जो है वो 20 से 25 हज़ार तक हो, पर वो सरकारी नौकरी, उनके घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाए। जो जिनके घर में बिल्कुल भी सरकारी नौकरी पूरे पूर्वजों ने नहीं किया, उनके घर में ज़रूर एक सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे उनके अंदर वो, उनका घर, उनका समाज, एक सामान्य वर्ग के लोग जो नौकरियों में जीवन जी रहे हैं, भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना होगा, जिससे उनका मानसिक स्तर थोड़ा अच्छा होगा और उनके घर में नौकरी के थ्रू थोड़ा पैसा आएगा और वो लोग अपना विकास के बारे में सोचेंगे और धन होने की वजह से वो लोग
धीरे धीरे अपने घर के सभी लोगों को शिक्षित करेंगे और ऐसे मतलब कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कोई सीट में लड़ाई, ना किसी में छूट, सर कोई समान होगा। बस केवल इतना किया जाए कि जिस घर में बिल्कुल भी पहले से नौकरियां नहीं दी गई हैं, नहीं है, उस घर में एक नौकरी दिया जाए, और जिस घर में पहले से नौकरियां, उस घर के लोगों को नौकरी न दिया जाए, उनको केवल कंपटीशन जो आजकल का दौर चल रहा है उसी वर्ग के लोगों के साथ कंपटीशन कराया जाए। बस इतना किया जाए और भारत में गरीबी जो है, मेरे तर्क से शायद काफ़ी जिस आरक्षण के आधार पे गरीबी नहीं ख़त्म हो रही है, न समानता आ रही है, जैसे चल रहा है इस हिसाब से करीबन 50 से 80 साल बीत जाएंगे, तब भी मुझे लगता है उतना समानता नहीं आ पाएगी। पर मैं जिस सिद्धांत के हिसाब से बातें कर रहा हूँ, अगर यदि इस सिद्धांत से अगर भारत सरकार इस कार्य को करे तो करीबन 20 से 30 साल में भारत में ऐसी समानता और कोई देश नहीं सोच सकता कि भारत इतना जल्दी कैसे विकासशील देश से विकसित देश में डेवलप्ड हो गया। सबके पास पैसे होंगे तो सब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरेंगे, जिससे भारत के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनेंगे और धीरे धीरे भारत में डेवलपमेंट होगा और भारत के लोग विकासशील से विकसित की ओर प्रवर्तित होने लगेंगे। इस सिद्धांत का उपयोग ज़्यादातर हाल ही के जैसे रूस हुआ और एक दो देश हैं जो वहाँ के नागरिकों के जो युवा बच्चे होते हैं और 20 से 21 साल के लड़कों को के होने के बाद उन्हें एक नौकरी ज़रूर दे देते हैं आर्म्ड फोर्स में, ताकि उनके घर में एक अच्छी वेल्थ है और लड़के जो हैं वो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करके देश की सुरक्षा में अपना निर्माण दें। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो युवाओं के यौनावस्था में होती है, जो 18 से लेकर के 32 साल तक ज़्यादातर मतलब वो दे सकते हैं अपना जितना सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता, सबसे ज़्यादा शारीरिक बल, सबसे ज़्यादा तार्किक विचार, सबसे ज़्यादा एक्शन, मतलब हर तरीके का जो मतलब गुण होता है वो 18 से 32 साल के लड़कों के बीच में होता है। तो यदि भारत सरकार इस नियम का पालन करे तो शायद भारत में गरीबी खत्म हो जाए और भारत के लोग समान हो जाएं और भारत एक विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा।